हेलो स्टूडेंट्स, या मुझे बोलना चाहिए हेलो कैडेट्स। मैं एनसीसी ऑफिसर वैभव आपका स्वागत करता हूं और आज हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक, जैसा कि तुम देख रहे हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सारे सिलेबस का, क्योंकि जो थ्योरी का पेपर है वो आना है 350 मार्क्स का और 150 मार्क्स हमारे प्रैक्टिकल के हैं। और इसमें से जो 50 मार्क्स हैं वो इस चैप्टर के हैं या इस सब्जेक्ट के हैं। 50 मार्क्स का आएगा और बहुत हैवी क्वेश्चंस आ जाया करते हैं इसमें से। तो इसकी जो भी डिटेल मैं यहाँ लिखवाऊँगा वो तुमने मेरे साथ साथ कॉपी पे लिखनी है। तो सबसे पहले हम ये सोचें कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, ये पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी वो सारी चीज़ें एक्युमुलेट होके बनती है, जैसे कि हमारा स्वभाव, हमारा बात करने का तरीका, हमारा ऑक्यूपेशन वगैरह वगैरह, सब कुछ हमारा A to Z कवर करके हमारी एक यूनिक पर्सनैलिटी बनती है। तो उसको डेवलप करने की कोशिश है हमारी इस टॉपिक में। और डेवलप कैसे होगी वो जैसे जैसे टॉपिक आएंगे वैसे वैसे तुम्हें पता चलेगा। और लीडरशिप, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ तो एनसीसी का एम ही है कि हमने कैडेट्स में लीडरशिप क्वालिटी इनकलकेट करनी है, ताकि कोई भी कैडेट कल को लाइफ में आगे बढ़ के काम करने की हिम्मत रख सके। लीडर कौन होता है, कैसे होते हैं लीडर? वो लीडर ऐसा होता है जो आगे बढ़ के काम करने से एक तो उसको शर्म नहीं आती, दूसरा वो ये नहीं घबराता कि मैं फेल हो जाऊंगा, वो कैलकुलेटिव रिस्क लेता है। बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, उन्हें कहते हैं हम लीडरशिप क्वालिटीज़, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम एम्स ऑफ एनसीसी पढ़ें, जो 3 एम मेन एम है हमारे, उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी पैदा करना मेन एम में आता है एनसीसी के। तो हम सबसे पहला टॉपिक कवर करना शुरू करते हैं और हमारा सबसे पहला टॉपिक है इस सब्जेक्ट का लाइफ स्किल्स। ये सबसे पहला टॉपिक है हमारा। और लाइफ स्किल को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि स्किल क्या होती है। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले स्किल की डेफिनेशन जो है वो लिखता हूँ, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड मानी गई है। उसके बाद हम समझेंगे कि लाइफ स्किल या स्किल क्या है। तो पहले तो मेरे साथ साथ डेफिनेशन लिख लो। द एबिलिटी to do something well, comma, especially because of training and practice। ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, स्पेशली बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। तो स्किल का क्या मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ अच्छी तरह कर सकने की जो एबिलिटी है उसे हम स्किल कहते हैं। और वो कैसे एक्वायर होती है? बाय ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। जैसे हमारे घर में प्लम्बर आता है, अगर कोई पाइप लीक कर रहा हो, नलका ना चल रहा हो, तो वो उसे ठीक करके जाता है। तो प्लम्बिंग जो है वो एक स्किल है जो कि उसने ट्रेनिंग से और प्रैक्टिस से सीखा है। उसको पता चल जाता है कि अगर नलके में ये प्रॉब्लम दिख रही है तो एक्चुअली टेक्निकली क्या फॉल्ट हो सकता है, तो वो साथ के साथ बता देता है। इलेक्ट्रीशियन, जो इलेक्ट्रीशियन होता है, वो भी इलेक्ट्रीशियन होना एक स्किल है। बिजली के तार किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, और हमें अगर दिखाई दे रहा है कि एक कमरे की बिजली नहीं चल रही तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बड़ी अलग अलग टाइप से प्रॉब्लम्स आती हैं बिजली की, लेकिन इलेक्ट्रीशियन आते ही उसको सॉल्व कर देता है, क्योंकि वो स्किल्ड वर्कर है। इनको स्किल्ड लेबर या स्किल्ड वर्कर भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने स्किल जो है सीखी हुई है। इसी तरह से जो कारपेंट्री है वो भी स्किल है। अगर हम कोशिश करें कि आरी हमारे पास हो और लकड़ी काटना चाहें
तो हम अच्छी तरह नहीं काट पाएंगे। लेकिन अगर हमने वो स्किल सीख ली, बार बार प्रैक्टिस करके, ट्रेनिंग लेके, तब हम आसानी से आरी चला पाएंगे। तो स्किल जो है वो एक एबिलिटी है काम करने की, जो कि हमें एक्वायर करनी पड़ती है। किस तरह से? प्रैक्टिस से और ट्रेनिंग से, ताकि हम कोई भी एक ख़ास काम अच्छी तरह कर पाएँ, जिसकी 3 एग्जांपल्स मैंने दिए। तो ये तो बात हो गई स्किल की। अब हम बात करते हैं लाइफ स्किल की, कि लाइफ स्किल क्या है। तो उसकी भी डेफिनेशन मैं लिखता हूँ, तो मेरे साथ साथ लिखना, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है लाइफ स्किल। लाइफ स्किल्स क्या हैं? उसकी डेफिनेशन है, दीज आर बेसिक स्किल्स acquired through learning and direct life experiences that enable us to effectively handle the issues and problems of डेली लाइफ। तो ये डेफिनेशन को बहुत ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि लाइफ स्किल को समझना ही हमारा आज का टॉपिक है। लाइफ स्किल्स क्या हैं? कौन सी स्किल्स को हम लाइफ स्किल्स बोलते हैं? वो वाली स्किल्स, बेसिक स्किल्स, जो हम कैसे एक्वायर करते हैं? बाय लर्निंग, सीखने से। कैसे सीखते हैं? कोई बुक पढ़ के, किसी से बात करके, टीचर से या किसी से भी, बाय लर्निंग। और हम और किस तरह से लाइफ स्किल्स को एक्वायर करते हैं? डायरेक्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस से। अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है ना हर कोई, तो वो लाइफ स्किल सीखता है। जो स्किल्स हमारी कहाँ मदद करती हैं? वो अनेबल कर देती हैं हमें हैंडल करने और प्रॉब्लम्स को फेस करने में, हम और बढ़िया हो जाते हैं। लाइफ स्किल्स क्या हुई फिर? एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इसको साथ साथ में लिखना अगर अभी तक नहीं लिखा। These are basic skills acquired through learning and direct life experiences that enable us to effectively handle the issues and problems of daily life. अगर हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, कि जैसे मान लो कोई हमें बता रहा है, कोई बड़ा, जैसे मेरे पापा ने मुझे छोटे होते समझाया कि झूठ नहीं बोलना है, झूठ मत बोला करो। तो शायद मुझे समझ में आया, चाहे मैंने एक्वायर की नहीं की ये बात। लेकिन अगर मैं किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गया जहाँ मेरा झूठ पकड़ा गया और मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी, तो मुझे कोई ये नहीं समझाएगा उस वक्त कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही मैं समझ जाऊँगा कि मैंने झूठ बोल के गलती की, तो मैंने अब से झूठ नहीं बोलना। ऐसे ही अलग अलग स्किल्स जो हैं, हम या तो कैसे सीखते हैं? डायरेक्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस से, कि हमें एक्सपीरियंस हुआ और हमने समझ ली बात। जैसे कि एम्पैथी की बात करता हूँ मैं, एम्पैथी एक लाइफ स्किल है। एम्पैथी क्या है? कि हम दूसरे की सिचुएशन को समझ पाएँ। अगर हम समझना चाहेंगे, हम किसी की हेल्प करना चाहेंगे, तो एक्चुअली हम दूसरे की प्रॉब्लम को उसी तरह समझ पाएँ अगर जैसा कि दूसरा फेस कर रहा है, हमारे सामने वाला जिसकी हम हेल्प करना चाहते हैं, तो हम एम्पैथेटिक माने जाएंगे। तो डायरेक्ट लर्निंग से, डायरेक्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस से हमने सीख लिया, और लर्निंग से। और क्या तरीका है लाइफ स्किल्स को सीखने का? लर्निंग। लर्निंग कैसे? लर्निंग थ्रू हमारी पढ़ाई में ऐसी कई चीज़ें आती हैं, ख़ास तौर पे लैंग्वेजेस जो हम पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उसमें काफ़ी कुछ आता है जिससे कि हमें सीखने को मिलता है लाइफ स्किल के बारे में।
या कोई ख़ास किताब हमने पढ़ी या किसी ने हमें समझाया। तो लाइफ स्किल्स वो हैं जो हमें डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस को और आसान बना देती हैं। हमारी डेली ही कुछ ना कुछ नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम उससे सीखते हैं और फिर हम समझदार बनते जाते हैं। तो अगर मोटे हिसाब से मैं कहूँ तो लाइफ स्किल्स का मतलब है समझदारी। जो जितनी ज़्यादा लाइफ स्किल्स एक्वायर करता है वो उतना ही ज़्यादा समझदार होता चला जाता है। तो ये डेफिनेशन है। अब ये दो डेफिनेशंस मैंने लिखवाई, एक स्किल की, एक लाइफ स्किल्स की। तो इसको इंग्लिश में रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अगर बेसिक बात समझ में आ गई है तो तुम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो इसको, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और अगर पेपर में आ जाए तो हिंदी में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम चलते हैं आगे कि लाइफ स्किल्स हैं कौन कौन सी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ कौन कौन सी हमारी लाइफ स्किल्स हैं। तो सबसे पहले हमारी लाइफ स्किल आती है सेल्फ अवेयरनेस। हम ऐसा करते हैं, पहले तो ये लिस्ट बना लेते हैं लाइफ स्किल्स की। एक बार ये लिस्ट पूरी तैयार हो गई तो उसके बाद हम एक एक करके चर्चा करेंगे इस पे कि ये क्या चीज़ है। दूसरे नंबर पे एम्पैथी, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ जाता होता है कि राइट 5 लाइफ स्किल्स। तो ये जो लाइफ स्किल्स टोटल हैं हमारे सिलेबस में, इनका नाम कम से कम हमें पता होना चाहिए, और अगर नाम पता चल गया तो हम आसानी से इसको डिफाइन भी कर पाएंगे। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग, फोर्थ है क्रिएटिव थिंकिंग। ये लिखते जाना स्टूडेंट साथ साथ में मेरे। फिर फिफ्थ है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। उसके बाद सिक्स्थ आ जाती है डिसीजन मेकिंग। सेवंथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एट्थ है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नाइन्थ है कोपिंग विद इमोशंस। और 10th है कोपिंग विद स्ट्रेस। ये जो 10 लाइफ स्किल्स हैं स्पेशली हमारे सिलेबस में, पहले तो तुम्हें इन 10 का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार 10 नंबर का भी आ जाता है। मैं बता रहा हूँ कि ये सबसे हैवी सब्जेक्ट है, 50 नंबर का है, तो इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन भी आ जाया करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट द लाइफ स्किल्स, राइट ऑल लाइफ स्किल्स। 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें 10 के 10 लिखने पड़ेंगे। या फिर 2 लाइफ स्किल्स डिफाइन करने के बारे में भी आ सकता है। तो इतनी कोई मुश्किल नहीं है, ये साफ अपने नाम के हिसाब से ही इनकी डेफिनेशन भी है। तो मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ, मेरे साथ साथ लिखना, और फिर मैं इन्हें तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी स्किल का मतलब क्या है। सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोपिंग विद इमोशंस, कोपिंग विद स्ट्रेस। तो सबसे पहली स्किल है हमारी सेल्फ अवेयरनेस। ये जो सेल्फ अवेयरनेस हमारी स्किल है, इसका क्या मतलब है? अब तुम कहोगे कि हमें तो अपने बारे में पता ही है, अवेयरनेस यानी कि जानकारी होना, और सेल्फ मतलब अपनी जानकारी होना। तो सिर्फ अपनी बॉडी की जानकारी होना ही सेल्फ अवेयरनेस नहीं है।
सेल्फ अवेयरनेस ये भी है कि मेरी क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ और क्या कुछ नहीं कर सकता। तुम में से जितने भी कैडेट क्रिकेट देखते हैं, मैं क्रिकेट से एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि कई ऐसे बॉलर्स होते हैं जो कि बहुत फास्ट बॉलर्स नहीं होते, जिनकी स्पीड स्लो होती है। तो जब वो अच्छी बॉलिंग कराते हैं तो जो कमेंटेटर हैं वो क्या बोलते हैं कि ये अपनी लिमिटेशंस जानते हुए अच्छी बॉलिंग करा रहा है। तो लिमिटेशंस जानने का क्या मतलब है कि मैं कहाँ पे पिच कर सकता हूँ बॉल को, कितनी लेंथ रख सकता हूँ और मेरी यहाँ पे इन कंडीशंस में कितनी स्विंग होगी, ये जानते हुए सही बॉलिंग करा रहा है कोई बॉलर, तो हम कहते हैं कि ठीक है, विद इन द लिमिट्स वो सही बॉल करा रहा है जो कि चाहिए। तो यानी कि वो सेल्फ अवेयर्ड है। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है अपनी एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़ का पता होना। हम कई बार अपने आप को बहुत ज़्यादा करके सोच लेते हैं और कई बार हम अपने आप को बहुत कम करके भी सोच लेते हैं। कम करके कब सोचते हैं, एक एग्जांपल दे देता हूँ। कोई छोटा बच्चा जब पहली बार कोई चीज़ खरीदने के लिए पेरेंट्स कहते हैं कि जा बेटा 2 किलो चीनी ले आ, ये पकड़ पैसे, इतने रुपए किलो चीनी है, इतने की आ जाएगी। तो मैक्सिमम 80-90% जो बच्चे होते हैं उनका सवाल होता है कि मैं वहाँ जाके कहूँगा क्या। तो उसने, क्योंकि इस नई सिचुएशन में जा रहा है ना, बच्चा इमेच्योर है, समझदार नहीं है, तो सेल्फ अवेयर्ड नहीं है, तो उसको ये भी नहीं पता चलता कि मैं चीनी लेने जा रहा हूँ तो मैंने यही बोलना है कि चीनी चाहिए मुझे, आपके पास चीनी है कि नहीं। तो वो घबराया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी सेल्फ अवेयरनेस अभी कॉन्शियस उतनी प्रॉपर डेवलप नहीं हुई। तो सेल्फ अवेयर जो पर्सन्स होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें पता होता है कि मेरी लिमिट कहाँ तक है, मैं कहाँ तक अपनी एबिलिटी किसी काम में रखता हूँ और उससे वो मैक्सिमम आउटपुट ले लेते हैं। तो एक तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब हुआ कि अपनी एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़ का सही अंदाज़ा होना। और एक और बहुत ज़रूरी बात आती है कि जब भी हम किसी सिचुएशन में होते हैं तो उस सिचुएशन का भी ठीक अंदाज़ा होना सेल्फ अवेयरनेस में ही आता है। हम अगर किसी सिचुएशन में हैं, जैसे कि मान लो हम कहीं रात में साइकिल पे अकेले रोड पे जा रहे हैं और पंचर हो गया टायर, तो सेल्फ अवेयरनेस क्या होगी? सेल्फ अवेयरनेस ये भी होगी कि मेरे को यहाँ क्या क्या खतरे हो सकते हैं, क्या ये बिल्कुल जंगल है या फिर यहाँ पे घर हैं आसपास, तो मुझे कितना खतरा है, अगर कोई जानवर यहाँ आ सकता है तो कितना प्रोबेबिलिटी है उसके आने की। और ज़्यादा डरना या ज़्यादा हिम्मत, दोनों ही सेल्फ अवेयर्ड इंसान में नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है सिचुएशन का कि मैं इस सिचुएशन में हूँ तो इस वक्त मुझे कितना खतरा हो सकता है। जैसे कि मान लो, एक और एग्जांपल देता हूँ कि घर में किसी को अगर हल्का सा भी बुखार हो जाए तो कई लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती कि भाई बुखार इतना डेंजरस नहीं है, आप सही चीज़ों तक पहुँचो, डॉक्टर तक पहुँचो, तब तक मरीज़ को आराम करने दो। तो सेल्फ अवेयर जो नहीं होगा वो ज़्यादा घबरा जाएगा। या फिर ऐसे लोग भी होते हैं कि काफ़ी तेज़ भी बुखार हो गया, काफ़ी प्रॉब्लम भी है शरीर को, फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं, वो अपनी एबिलिटी को ज़्यादा करके आंक लेते हैं, या दूसरे की एबिलिटी को ऐसे बग़ैर किसी टेंशन के आंक लेते हैं ज़्यादा, और उससे भी जो है वो ख़तरा बढ़ जाता है। तो सेल्फ अवेयरनेस में एक तो अपने बारे में, अपनी एबिलिटी के बारे में, डिसेबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ये है सेल्फ अवेयरनेस। और हम अपनी सिचुएशन को भी अच्छी तरह से समझें, ये भी है सेल्फ अवेयरनेस, कि हम किस सिचुएशन में हैं, हमें क्या क्या इससे फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं। तो ये सेल्फ अवेयरनेस हो गया। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। साथ साथ नोट्स अगर बना रहे हो तो ये तुम लिख सकते हो, और क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है डिफाइन सेल्फ अवेयरनेस, तो अब तुम्हें पता चल गया, अपने वर्ड्स में हिंदी में इंग्लिश में मिक्स करके लिख सकते हो। फिर हम आते हैं अगला, एम्पैथी। ये बहुत ही ज़रूरी लाइफ स्किल है स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी, सबसे ज़्यादा एम्पैथी की आजकल ज़रूरत है। जैसे हम कह रहे हैं ना कि लोग अब एक दूसरे का साथ छोड़ते चले जा रहे हैं, कोई एक दूसरे को पूछता नहीं है। रीज़न है कि वो एम्पैथेटिक नहीं है। एक तो तुमने वर्ड पढ़ा होगा सिंपैथी, देखो यहाँ सिंपैथी कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिंपैथी कोई लाइफ स्किल नहीं है, वो तो अपने आप आ जाती है, किसी को देख के दया अपने आप आ जाती है। लेकिन एम्पैथी एक्वायर करनी पड़ती है बाय लर्निंग एंड डायरेक्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो
ये एम्पैथी है क्या? एम्पैथी जो है वो ऐसी क्वालिटी है जो हमें दूसरे की सिचुएशन को समझने में आसानी देती है। जिसे कहते हैं ना कि जिसने जूता पहना हुआ है उसी को पता है कि वो कहाँ काटता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज़्यादातर लोग एम्पैथेटिक नहीं होते। ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि दूसरे को क्या प्रॉब्लम है और एक्चुअली वो क्या फील कर रहा है। एम्पैथी का मतलब है अगर हम किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो हम उसकी सिचुएशन को एग्जैक्ट वैसा ही समझ पाने की क्षमता रखते हों जैसा कि दूसरा कह रहा है। नो डाउट 100% तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम हैं और दूसरा सामने वाला एक यूनिक पर्सनैलिटी है, वो अलग है, हम अलग हैं। लेकिन फिर भी जिनमें ये स्किल ज़्यादा होती है वो दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं और इस तरह से वो दूसरे की हेल्प या दूसरे की हेल्प लेनी हो तो ज़्यादा आसान हो जाता है, उनके लिए लाइफ जीना आसान हो जाता है अगर वो दूसरे को समझ पाएँ। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं कि एक बॉल है, वो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। हाफ बॉल को वाइट पेंट किया हुआ है, हाफ बॉल को ब्लैक पेंट किया हुआ है और जहाँ से बॉल सिर्फ वाइट दिख रही है उस तरफ एक हमने कैडेट को खड़ा किया और जिस तरफ से बॉल बिल्कुल ब्लैक दिख रही है दूसरी तरफ लड़के को खड़ा किया और दोनों से पूछा कि इसका कलर क्या है। एक बोल रहा है वाइट है, दूसरा बोल रहा है ब्लैक है। तो ब्लैक वाला वाइट को काट रहा है कि नहीं तू गलत बोल रहा है, और वाइट वाला ब्लैक को काट रहा है कि तू गलत बोल रहा है। तो वो एम्पैथेटिक नहीं है, वो ये तक नहीं सोच पा रहे कि हमें तो आधा ही हिस्सा दिखाई दे रहा है बॉल का, क्या पता दूसरा कलर दूसरी तरफ हो। तो यही एम्पैथी है। ये एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है एम्पैथी का जो कि मैंने अभी तुम्हें दिया। तो बड़ी बड़ी सिचुएशंस आती हैं हमारी लाइफ में जब हमें दूसरे को समझना पड़ता है और हमें अपने आप को भी दूसरे को एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो अगर हम एम्पैथेटिक होंगे, हमें इस तरह से सोचना आता होगा कि हम दूसरे की सिचुएशन को एग्जैक्ट समझ पाएँ, तो हम कहेंगे अपने आप को कि हम एम्पैथेटिक हैं। तो एम्पैथी का क्या मतलब हुआ, फिर मैं बता देता हूँ कुछ एक मेन बातें इसमें, कि दूसरे को समझने की एबिलिटी, एग्जैक्टली जैसा उसकी सिचुएशन है उसको वैसे ही समझ लेने की एबिलिटी को एम्पैथी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हम क्रिटिकल थिंकिंग पे। क्रिटिकल, तुमने ये वर्ड बहुत सुना होगा कि हमें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा क्रिटिक है, फिल्म क्रिटिक। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब हो गया? बुराई करने की एबिलिटी, क्योंकि क्रिटिसाइज़ करने का मतलब तो हम ये समझते हैं कि बुराई करना। ये वर्ड काफ़ी नेगेटिव साउंड करता है क्योंकि इसकी परसेप्शन हमारे दिमाग में बहुत नेगेटिव है। क्रिटिसाइज़ करने का मतलब सिर्फ बुराई करना नहीं होता। क्रिटिकल थिंकिंग ये होती है कि हम किसी भी सिचुएशन के दोनों पहलुओं के ऊपर गौर कर सकें। किसी भी सिचुएशन में दो पहलू होते हैं, एक फ़ायदे वाला, एक नुकसान वाला। जिन सिचुएशंस में नुकसान वाला पहलू बहुत ज़्यादा हैवी होता है हम उसको कहते हैं कि इसमें नुकसान होगा, और जिसमें फ़ायदे वाला बहुत हैवी होता है हम कहते हैं यहाँ फ़ायदा होगा। लेकिन किसी भी एक सिचुएशन में दोनों पहलुओं के ऊपर प्रॉपर जो जज होता है इंसान, उसी को हम कहते हैं कि उसके पास क्रिटिकल थिंकिंग है। सिर्फ बुराई करना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती। फिल्म क्रिटिक जो होते हैं, तुमने देखा होगा, फिल्म क्रिटिक टाइप करके 2-3 मूवीज़ के रिव्यूज़ देखना तुम, वो सिर्फ बुराई नहीं करते हैं मूवीज़ की, वो सही आंकलन करते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कितनी ये फिल्म चल सकती है, कितनी नहीं चल सकती। एनालाइज करना, एनालाइज करने का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना कि इसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। तो ये वर्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है, एनालिसिस। ये अगर लिख लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है द एबिलिटी टू एनालाइज एनीथिंग प्रॉपरली with advantages and disadvantages both। ओनली डिसएडवांटेज क्रिटिसाइज करना ही होगा या बुराई करना ही होगा, सिर्फ बुराई करना ही क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। तो ये तो हो गई क्रिटिकल थिंकिंग, ये समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है कि हम किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां हमें समझ कुछ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। जैसे कि कोविड की सिचुएशन थी कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो ये क्रिएटिव थिंकिंग है कि मुझे किसी ने बताया कि आप एनसीसी के इस तरह वीडियो बनाओ, ये वीडियो अपलोड करो। ये क्रिएटिव थिंकिंग है, एक नई चीज़ है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है।
क्योंकि रेगुलर जो टीचर पढ़ाते हैं क्लास में वो दिमाग में उनके बहुत कम के आता है कि हम वीडियो इस तरह बनाएं और किस तरह बनाएं। फिर जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं मैथ की वीडियोस भी बनाता हूं, तो पहले मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे वीडियोस बनाऊं, क्योंकि इस तरह बोर्ड पे पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, घर में पॉसिबल नहीं था। तो मेरे फ्रेंड की क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बताता हूँ। मैंने फ्रेंड को फ़ोन किया तो उसने कहा कि आप ऐसा करो 10-12 किताबें रखो, बीच में मोबाइल फंसाओ और सीधा पेज के ऊपर फोकस आ जाएगा और आप करो। और अगर तुम प्लेलिस्ट को जानते हो मेरी और मैथ के तुम मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं देखोगे, मैंने ऐसे ही बनाए हैं। तो देखो क्रिएटिव थिंकिंग से कितना फ़ायदा हुआ। तो क्रिएटिव थिंकिंग का जो मेन वर्ड है तुम्हें याद रखने में आसानी देगा वो है जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज़। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब न्यू आइडियाज़, नए आइडियाज़ पैदा करने की एबिलिटी, जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जहां हम बिल्कुल रोड ब्लॉक हमें लग रही हो कि बस अब तो फंस गए, अब इससे आगे तो चला ही नहीं जा सकता, तो क्रिएटिव थिंकिंग उसको कहते हैं। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स जिसको कहा जाता है। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक्चुअली सिर्फ क्रिएटिव थिंकिंग से नहीं होती। कई बार प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में वो सारी बातें आ जाती हैं कि प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझना, प्रॉब्लम से जुड़ी हुई नॉलेज जो है हमें होनी चाहिए। जैसे कि हम किसी रास्ते में फंस गए जाके कि हमें समझ नहीं आ रहा रास्ता किस तरफ जाता है, तो अगर हमारे पास मैप है तो वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली। नॉलेज है कि रास्ते किस तरफ जाते हैं, हमें ये अगर पता है कि हम लेफ़्ट जाएं कि राइट, और हमें अगर बेसिक आइडिया है कि हमने जहाँ जाना है वो एक्चुअली राइट साइड पे है, तो हम राइट वाला रास्ता चुनेंगे, आगे जाके हमें रास्ता मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो ये है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी, इसमें नॉलेज भी चाहिए, इसमें कई बार हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस भी काम आते हैं, और इस तरह से हम प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर सकते हैं ज़्यादातर अपनी लाइफ की, तो हम में ये स्किल है। इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इसके बाद डिसीजन मेकिंग स्किल। डिसीजन मेकिंग स्किल स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो स्टूडेंट्स को ही पड़ती है। उन्हें ये 10वीं के बाद मुश्किल आ जाती है कि कौन से सब्जेक्ट रखे जाएं। वो कई बार साइंस पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन डर भी लगता है। तो डिसीज़न ठीक टाइम पे ले लेना, सही डिसीज़न ले पाना, इसको कहते हैं हम डिसीज़न मेकिंग स्किल। कि डिसीज़न क्या लिया जा सकता है, क्या उनमें इतनी एबिलिटी है किसी इंसान में कि कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि जहाँ डिसीज़न पे ही सब कुछ निर्भर कर रहा हो तो वो सही डिसीज़न ले सके। इतनी करेज, इतनी हिम्मत हो कि सही डिसीज़न ठीक टाइम पे ले लिया गया और काम आसानी से हो गया, तो उसको हम डिसीज़न मेकिंग पावर कहते हैं। उसके बाद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो अब तुम्हें पता ही है कि इसका क्या मतलब है। हमारे आसपास जितने भी हमारे फ्रेंड्स या रिश्तेदार हैं, जितने भी, उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना, ताकि हम कभी भी सही तरीके से उनसे मिल सकें, हमारी लाइफ इजी हो सके। देखो लाइफ स्किल जो है ना, वो लाइफ को इजी करने के लिए है। तो तुम समझ सकते हो कि अगर हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं सबके साथ, ज़्यादातर के साथ, मैं जानता हूँ सबके साथ बहुत अच्छे नहीं रह सकते, लेकिन अगर ज़्यादातर के साथ अच्छे रहेंगे तो लाइफ इजी हो जाएगी। उसके बाद है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। कई बार कई लोग होते हैं वो अपनी बात को रखने में, अपनी बात को कहने में झिझकते हैं, या उनके पास सही वर्ड्स नहीं हो पाते जिससे कि वो सही कम्युनिकेट कर पाएँ, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। अगर हम कम्युनिकेट सही ढंग से कर पाएँ तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ की वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। इवन कि तुमने देखा होगा, ये कहा जाता है कि बच्चों में और माँ बाप में कम्युनिकेशन गैप होता है। जनरेशन गैप की वजह से कम्युनिकेशन गैप भी आ जाता है, एक दूसरे से खुल के, दिल खोल के बात नहीं कर पाते, तो वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइफ जो है वो थोड़ी सी टफ हो जाती है। और ज़्यादातर अगर हम दिल खोल के किसी से बात कर लें, कोई भरोसेमंद है हमारा, तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। और ये एक्सपीरियंस की बात है, तुम खुद एक्सपीरियंस करके देख सकते हो। तो अगर हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी कि हम अपनी बात को सही ढंग से बता पाएँ, कम्युनिकेट करना सिर्फ बात बताना ही नहीं होता, दूसरे का मैसेज समझ भी पाएँ प्रॉपरली, जिसके लिए हमें एम्पैथेटिक भी होना होगा, तो ही हम कहेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है। और मैसेज का आदान प्रदान प्रॉपर होगा तो हमारी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी, ये तुम्हें धीरे धीरे एक्सपीरियंस लाइफ का जैसे जैसे होगा तुम सीखोगे।
उसके बाद कोपिंग विद इमोशंस। इमोशंस जैसे डर का इमोशन है, किसी को बहुत हाइट पे चलना ही पड़ रहा है, लेकिन उसको हाइट से डर भी लगता है, नीचे देख के बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, तो जो बहुत ज़्यादा घबराएगा उसकी टांगें कांपने लगेंगी, उसको चक्कर भी आ सकता है। तो इंसान इमोशंस को कंट्रोल में रखता है कि नहीं, मुझे तो अब यहाँ से जाना ही पड़ेगा, तो मैं कम घबराऊँ और अपने रास्ते पे ध्यान दूँ, ना कि हाइट पे ध्यान दूँ, तो उसे तो हम कहेंगे कि उसने इमोशंस के साथ कोप कर लिया, कंट्रोल कर लिया और आगे चला गया। लेकिन जो बेहोश होकर गिर ही गया, वो इतना ज़्यादा घबरा गया, तो हम कहेंगे कि उसके ऊपर तो इमोशंस ही हावी हो गए। डर का इमोशन होता है, खुशी का इमोशन। कई बार तुमने देखा होगा, कई लोग खुश होकर बहुत ज़्यादा चीखें मारते हैं, बहुत हंसते हैं और वो ऑड लगता है कई बार, तो वो इमोशन से कोप नहीं कर पा रहे। कई गुस्से में बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बोलते ही चले जाते हैं। ये सब इमोशंस हैं हमारे, और उन पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, कितना इमोशन हमने दिखाना है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई मशीन की तरह है, ये धीरे धीरे सीखना चाहिए हमें। और ये कहाँ से आता है? सेल्फ एनालिसिस से, कि हम समझें इस बात को कि किस इमोशन को ज़्यादा दिखा के नुकसान हुआ, किस इमोशन से कितना हमें फ़ायदा हुआ, तो धीरे धीरे अपने आप को वैसा बनाओ। क्योंकि हम नेचुरली इमोशंस को जिस तरह से दिखाते हैं, हमारी आदत वैसे ही है, हम वही करेंगे। लेकिन ये पॉइंट आउट करने के बाद अब तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि हम धीरे धीरे ये सीख सकते हैं और लाइफ इजी कर सकते हैं। उसके बाद कोपिंग विद स्ट्रेस। कईयों को इतना स्ट्रेस हो जाता है, मैंने तो स्टूडेंट्स को देखा है, एग्ज़ाम के पास आते ही वो पढ़ना छोड़ देते हैं। वो क्यों पढ़ना छोड़ देते हैं? क्योंकि पढ़ाई का स्ट्रेस है, पढ़ाई के स्ट्रेस से पढ़ाई छोड़ दी। ऐसा होता है, शायद तुमने भी एक्सपीरियंस किया हो या आगे जाके शायद एक्सपीरियंस करो। मैं तो कहता हूँ कि एक्सपीरियंस ना करो ऐसा। वो इसलिए होता है कि वो टेंशन में इतना आ जाते हैं कि वो कहते हैं कौन सा चैप्टर शुरू करूँ, सारे इंपॉर्टेंट हैं, मेरा तो सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। वो यही सोचते रहते हैं, एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है और वो स्ट्रेस से कोप नहीं कर पाते। स्ट्रेस को कंट्रोल करना जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये धीरे धीरे आता है। स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? फिर वही बात मैं कहूँगा, अपने काम पे ध्यान देके। एक इंसान है जो कि इतना टेंशन में आ गया कि वो कहता है कि भाई मैं तो पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, मैं तो फेल ना हो जाऊँ कहीं। और दूसरा, मान लो बिल्कुल बराबर पढ़ रहे हैं दोनों, लेकिन दूसरा कहता है कि चलो मैं एक चैप्टर तैयार करूँ और ये चैप्टर तैयार करने के बाद कम से कम एक चैप्टर कम रह जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे उसका स्ट्रेस कम हो जाता है। लेकिन जो टेंशन में ही पड़ा रहा और जिसने पढ़ाई नहीं की, उसका स्ट्रेस और बढ़ता गया। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए भी एक तो हमारे पास इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ताकि हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो सके, हम किसी से बात कर पाएँ खुल के, और उसको कंट्रोल करने की एबिलिटी हम में होनी चाहिए। तो ये भी एक लाइफ स्किल है, कोपिंग विद स्ट्रेस। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।